वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, सत्ता के नए केंद्र। पहले इस चैप्टर का नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो जो बच्चे नए सिलेबस को नहीं जान रहे हैं वो इस नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए। ये नया नाम दिया गया है इस चैप्टर का, सत्ता के नए केंद्र, और इसमें कुछ टॉपिक जो हैं बढ़ा भी दिए गए हैं जो कि हमें पढ़ना है इसमें। तो नए सिलेबस के हिसाब से जो जो हमें इसमें पढ़ना है ज़रा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है यूरोपियन संघ, सार्क, आसियान, ब्रिक्स, और इन राज्यों के बारे में पढ़ना है। रूस, चीन, इजराइल और भारत, इन राज्यों के बारे में पढ़ना है। पहले इजराइल नहीं था, ठीक है। और ये जो चैप्टर थे ये अलग अलग चैप्टरों में दे रखे थे, जो कि अभी यहाँ पर 3rd चैप्टर में ही दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें आसियान, सार्क वगैरह ये सारी, और ब्रिक्स भी आपके कोर्स में नहीं था जो कि अभी जोड़ दिया गया है। तो इस चैप्टर में आप कई सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो पहले के कोर्स में नहीं था। तो जिन बच्चों के पास अगर जो बुक्स हैं अगर वो पुरानी हैं तो इस चैप्टर से कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका नया नाम हो गया है सत्ता के नए केंद्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन संघ, तो यूरोपियन संघ क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, इसकी इकोनॉमी पावर क्या है, यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और ऐसे हमें रूस, चीन, इजराइल, भारत, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले 1957 में एक रोम में संधि हुई जिसमें यूरोपियन आर्थिक समुदाय, उस संधि में 6 देशों ने मिलकर एक समुदाय बनाया जिसका यूरोपियन आर्थिक समुदाय जिसका नाम रखा गया। वो 6 देश जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड थे। और 7 फरवरी 1992 में मैस्ट्रीज संधि होती है जिसमें इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है क्या कि भाई यूरोपियन आर्थिक समुदाय से बदलकर यूरोपियन संघ इसका नाम रख दिया जाता है। और अब इसमें 28 देश जो हैं शामिल थे। अब आगे देखिए यूरोपियन संघ का लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। तो देखिए क्या है कि यूरोपियन संघ सभी नागरिकों के लिए शांति, मूल्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है, कह सकते हैं उद्देश्य है। आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय करना, ठीक है। तो जितने यूरोपियन संघ के जो देश हैं उनमें एक तरह से आंतरिक सीमाएं हैं उनकी जो बंधने हैं वो ख़त्म करना, और सुरक्षा और न्याय के उसमें एक तरह से सुरक्षा देना, न्याय देना, ये सारी इनके कह सकते हो लक्ष्य हैं। और यूरोपियन संघ देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देना, ठीक है। तो क्षेत्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना, आर्थिक रूप से हेल्प करना, सामाजिक रूप से सबके संस्कृति का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें इनका लक्ष्य है। फिर आर्थिक समृद्धि, संस्कृति और भाषीय विविधता का सम्मान करना, क्योंकि यूरोपियन संघ में बहुत सारे देश जुड़े हैं। इससे पहले हमने बात कर ली 28 देश जुड़ चुके थे। तो जो भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उन सब को भी ध्यान देना इसका लक्ष्य है, जिससे क्या हो कि एकजुटता बनी रहे, इनकी एकता बनी रहे। अब देखिए यूरोपियन संघ की विशेषता क्या है। यूरोपियन संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक रूप लेता है। तो हम इससे पहले देखिए, सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि भाई इसका जो नाम था यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, बाद में यूरोपियन संघ बन गया। तो एक तरह से राजनीतिक रूप ले लेता है आर्थिक। पहले आर्थिक रूप से ही सिर्फ इसके लिए वो किया गया था कि भाई जो है हम आर्थिक रूप से आपस में मदद करेंगे, बाद में कई सारी चीज़ों में आ गया। अब देखिए यूरोपियन संघ का अपना झंडा है, राष्ट्रीय गान है, मुद्रा यूरो है, ठीक है। तो यूरोपियन संघ के अपना झंडा भी, मतलब कई सारे देशों ने मिलकर झंडा बना लिया है, जिसमें क्या नाम है, इन्होंने राष्ट्रीय गान भी अपना बना लिया है। और मुद्रा जो है लगभग सभी देशों ने यूरो बना लिया है। सभी, लगभग सभी देश इसे कह रहा हूँ क्योंकि कुछ देशों को यूरो जो है वो मान्य नहीं है, ठीक है, वह यूरो को नहीं मानते हैं, तो इसलिए लगभग मैंने कहा है। फिर देखिए 2003 में यूरोपियन संघ ने एक संविधान बनाने की कोशिश की थी, मतलब कोशिश की थी, संविधान नहीं बना। अब संविधान नहीं बना है, क्यों नहीं बना ये आप सब समझ सकते हो कि भाई सब देशों की अलग अलग कल्चर है, भाषा है, तो संविधान बनना पॉसिबल नहीं था, पर इन्होंने कोशिश की थी कि संविधान में एक हो जाए। फिर देखिए सोवियत संघ का विघटन के बाद इसमें नए देश शामिल हुए। अब जो सोवियत संघ विघटित हो गया तो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत सारे नए देश आए, ठीक है। तो वो सब क्या हुए कि इन देशों में शामिल हो गए, यूरोपियन संघ में शामिल हुए। अब यूरोपियन देश के आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव जबरदस्त है, ठीक है। तो मतलब राजनीतिक रूप से भी ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और सैनिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यह हम अभी आगे देखते हैं। देखिए
2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब एक बात ध्यान रखना, देखिए इसका घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब एक संघ के रूप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अलग अलग देश के रूप में नहीं है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। मतलब जो यूरो है वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है कि भविष्य में जो है अमेरिका डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, उसका देखिए विश्व में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। अब ये ध्यान रखना फिर से ही कि एक संघ के रूप में 3 गुना से ज़्यादा है, अलग अलग देश कर दिया जाएगा तब नहीं होगा ऐसा। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसकी नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका, दूर दराज के मुल्कों में भी है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए यूरोपियन संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन, फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अब देखिए एक चीज़ और मैंने लिख रखा है, हालांकि ब्रिटेन अब अलग हो गया है। ठीक है, अब मैंने इससे पहले बताया था कि यूरोपियन संघ के बीच में बेशक से ये एक देश है, लेकिन कई सारी चीज़ों को लेकर मनमुटाव है। हम आगे देखें, जैसे यूरो को लेकर ही मनमुटाव है कि कुछ देश यूरो को करेंसी सब देशों के लिए करेंसी मानते हैं और कुछ देशों के लिए नहीं मानते हैं। तो कुछ मनमुटाव कारण क्या है, अब ब्रिटेन क्या है उनसे अलग हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए यूरोपियन संघ की सैन्य शक्ति क्या है, उसकी ताकत क्या है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपियन संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सेना इनकी है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बजट के बाद सबसे अधिक है। ठीक है, यूरोपियन संघ 2 देशों ब्रिटेन, फ्रांस के पास परमाणु हथियार, लगभग इनके पास 550 परमाणु हथियार है जो दोनों देशों को मिलाकर। और अंतरिक्ष विज्ञान, संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपियन संघ दुनिया में इसका एक अच्छा स्थान रखता है। मतलब कि कह सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा विकसित है। अब आगे देखें क्या है कि भाई यूरोपियन संघ की कमजोरियाँ क्या है। अब जैसे ब्रिटेन अलग हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो इनके कमियां होंगी, है ना। तो देखिए यूरोपियन संघ क्या है, अनेक मामले में यूरोपियन संघ विदेश नीति अलग अलग होती है। अब जैसे अनेक मामलों में विदेश नीति इनके अलग अलग होती है। जैसे जब इराक पे, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, इराक पे जब अमेरिका ने आक्रमण किया था 2003 में, तो देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उस अमेरिका के साथ थे, लेकिन जर्मनी, फ्रांस के उसके खिलाफ थे। ठीक है, अमेरिका के खिलाफ थे, जबकि ये सारे देश जो हैं यूरोपियन संघ के देश हैं। परंतु कई सारे मामलों में क्या हो जाता है, इनके मतभेद हो जाते हैं, विचार बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि यूरो मुद्रा को सभी देशों की मान्यता नहीं दी है। लगभग 19 देश यूरो करेंसी को नहीं मानते हैं, जिसमें एक ब्रिटेन भी है। और ब्रिटेन कई सारे मतभेदों के कारण ही अलग हो रहा है। तो कई सारे मतभेद इनके हैं। ठीक है, यूरोपियन संघ के जो कि हम देख चुके हैं। तो यूरोपियन संघ अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यूरोपियन संघ जो है एक शक्तिशाली संघ है। ठीक है, जो कह सकते हो कि अगर संघ के रूप में है तो हमने इससे पहले ही बात की है कि ये भाई अमेरिका के डॉलर के लिए भी खतरा है। संघ के रूप में है तो इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लगभग 17,000, जो कि 2016 का डेटा है, जो आपके बुक में था एनसीईआरटी में 2016 का डेटा है। अभी 2021 चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो और आगे बढ़ ही गया होगा। तो 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यूरोपियन संघ एक मजबूत संघ है। ठीक है, परंतु हम ये ध्यान रखेंगे कि ये संघ के रूप में है, इसलिए ये ऐसा है। अलग अलग देश के रूप में देखा जाएगा तो इनकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।